नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस बैंड दल का नेतृत्व कर रहे हैं और यह धुन थोड़ा अलग है, जिसमें थोड़ी तीव्रता भी है, तीक्ष्णता भी है। लयबद्धता और क्रमबद्धता से मिला जुला यह प्रदर्शन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष जारी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार एक निर्देश पर, एक संकेत पर ये सभी बैंड के दस्ते एक धुन एक साथ एक मत से बजाते हुए बेहतरीन अलग अलग प्रकार के इस वातावरण को और भी मधुर बनाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय सेना के इस बैंड दल का धन्यवाद, जो अब अपनी धुनों के साथ मार्च करती हुई इस सभा स्थल से प्रस्थान करेगी। दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से भारतीय सेना के इस बैंड दल का प्रदर्शन का उत्साह बढ़ाएं और अगली टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ की कराटे टीम। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को नीमच में की गई और वहीं वर्ष 1993 से इस बल में कराटे की टीम को शामिल किया गया। आज यह टीमें आपके समक्ष अलग अलग प्रकार की प्रदर्शन को प्रस्तुत करेंगी, जो प्रत्येक नागरिकों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मैं सीआरपीएफ की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के समारोह में, और उनके समक्ष इस प्रस्तुति हेतु सीआरपीएफ की टीम से जो अपनी तैयारियों में लगी है उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति को आरंभ करें। कराटे, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, करा और ते। करा के अर्थ होता है खाली और ते शब्द का अर्थ है हाथ। खाली हाथ लड़ाई में प्रयोग की जाने वाली यह विधा किसी भी निहत्थी लड़ाई कला की सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध विधि है। यह आज के विश्व के सभी देशों में बहुत आयत मात्रा में खेली जा रही है। साथ ही साथ इस विधा को ओलंपिक में भी शामिल किया गया है। तो अब मैं आपके समक्ष सबसे पहले एक बेहतरीन प्रदर्शन का चित्रण करूंगा। एक महिला जो बाजार की ओर प्रस्थान कर रही है किसी अपने व्यक्तिगत कार्य से, उनके साथ एक पुरुष है जो उनके साथ है। रास्ते में कुछ लोग उस महिला को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। पुरुष महिला को बचाने का कार्य करता है, लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित पुरुष इन तीनों लड़कों को धराशायी करते हुए महिला की सुरक्षा करने में सक्षम होता है। तो जोरदार तालियां इस प्रदर्शन के लिए। आपने देखा किस प्रकार इस विधा का ज्ञान होने से आप अपनी सुरक्षा ही नहीं बल्कि अन्य अपने साथ जो व्यक्ति हैं उनकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। अब अगला प्रदर्शन, जिसमें आप देखेंगे कराटे में प्रशिक्षित ये जवान आपके समक्ष काता की अलग अलग विधियों को दर्शाते हुए, काता एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे हम अभ्यास के द्वारा अपने रिफ्लेक्स एक्शन में शामिल करते हैं। काता के द्वारा की जाने वाली अलग अलग प्रकार की ड्रिलों का प्रदर्शन देश के प्रत्येक नागरिकों को इस प्रकार के निहत्थी लड़ाई कला का में पारंगत होना चाहिए, ताकि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी सुरक्षा कर सके। आप देखें दो लोगों के बीच रिफ्लेक्स के साथ ही फाइट। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कोटद्वार में बाबा सिद्ध बली के दर्शन किए। दर्शन के बाद कर्नल कोठियाल ने कई लोगों से मुलाकात की है। अब कर्नल कोठियाल रोजगार गारंटी यात्रा शुरू करेंगे। तो तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने दर्शन पूजन किया। आप नेता जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने दर्शन किया है।
तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कोटद्वार में आपका रोड शो है। कर्नल अजय कोठियाल एक तरफ जहां रोड शो कर रहे हैं, उसके पहले उन्होंने मंदिर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की है। तो कोटद्वार दौरा है आज, सिद्ध बलि के दर्शन किए उन्होंने और अब वो रोड शो कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कई लोगों से मुलाकात भी की इस दौरान, क्योंकि बेहद ही सादगीपूर्ण नेता हैं और उन्होंने मुलाकात भी की है, लोगों से बातचीत की है। रोड शो की तस्वीर आपको अब हम दिखा रहे हैं, कर्नल अजय कोठियाल के रोड शो की ये तस्वीर। कोटद्वार में आपका रोड शो हो रहा है और रोड शो में आप देखिए जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नजर आएंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोटद्वार से देखेंगे, आम आदमी पार्टी का रोड शो हो रहा है। कर्नल अजय कोठियाल मौजूद हैं इस रोड शो में। रोड शो के जरिए कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े, जनता से जुड़े, खासतौर पर जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। और साफ तौर पर क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है उत्तराखंड में, इन दिनों रोड शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कर्नल अजय कोठियाल मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस रोड शो के जरिए तमाम जो वादे हैं वो करने की कोशिश है। इसके साथ ही कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से लोगों से जुड़ने की कोशिश है इस रोड शो के जरिए। जितने भी लोग मौजूद हैं रोड के आसपास जो घर हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस रोड शो को देख रहे हैं। कोई अपने छत पर खड़ा है तो गली के कोने में कोई खड़ा है, हर कोई इस रोड शो का हिस्सा बन रहा है। और ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर कोटद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं जहां कर्नल अजय कोठियाल का रोड शो हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट है कर्नल अजय कोठियाल और इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अलग है, बेहद ही सादगीपूर्ण नेता हैं और बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। कोटद्वार में भी आम आदमी पार्टी रोड शो कर रही है और इस रोड शो में कर्नल अजय कोठियाल मौजूद हैं। तो राजधानी में कांग्रेस नेताओं का मौन उपवास। कांग्रेस भवन में उपवास पर बैठ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शंखनाद रैली को अनुमति नहीं मिलने पर ये उपवास कर रहे हैं। यशपाल आर्य के सम्मान में हल्द्वानी में शंखनाद रैली थी। बीजेपी के कार्यक्रम के कारण कांग्रेस को अनुमति नहीं मिली। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है तो इसके चलते अनुमति नहीं मिली कांग्रेस को कार्यक्रम करने की, जिसके विरोध में, जिसके बाद गुस्से में है कांग्रेस पार्टी और उन्होंने उपवास रख लिया है। तो मौन उपवास रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल मौजूद हैं इसमें और इसके साथ ही शंखनाद रैली को अनुमति नहीं मिलने पर यह उपवास किया जा रहा है। यशपाल आर्य जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जो कि परिवहन मंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनके सम्मान में हल्द्वानी में शंखनाद रैली थी, जिस रैली को अनुमति नहीं दी गई और इस गुस्से में कांग्रेस की तरफ से मौन उपवास रखा गया है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है क्योंकि इसलिए अनुमति नहीं मिली और कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है मौन उपवास के जरिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मौजूद है तमाम बड़े नेता कांग्रेस के। बड़ी चीज तो ये कि गणेश गोदियाल यहां पर मौजूद है और यशपाल आर्य भी यहां पर नजर आ रहे हैं। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की वजह से कांग्रेस को अनुमति नहीं मिली अपनी रैली के लिए और अभी मौन उपवास जो है रखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या कहा गया है पार्टी की तरफ से, कब तक इस तरीके से उपवास रखेंगे और कैसे विरोध जताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं वो उपवास कांग्रेस भवन में कर रहे हैं। उनके साथ जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और वजह यह है कि आज हल्द्वानी में जिस तरह से अभी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं यशपाल आर्य, उनका स्वागत किया जाना था और शंखनाद रैली का आगाज हल्द्वानी में किया जाना था, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिल पाई थी। बल्कि जो भाजपा अपना एक जो बड़ा कार्यक्रम है वो हल्द्वानी में करवा रही है और यही वजह रही थी कि आखिरकार उनको कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिल पाई थी। तो लिहाजा इसके विरोध स्वरूप कहीं ना कहीं कांग्रेस आज कांग्रेस भवन देहरादून में ही
विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये उपवास कर रही है। तकरीबन अगर मैं आपको बता दूं तो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी जो नेता हैं वो विरोध स्वरूप उपवास में बैठे रहे थे, जहां पर कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये तमाम लोग जो बैठे रहे। सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि लगातार भाजपा जिस तरह से उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार कर रही है ये बिल्कुल गलत है, और चूंकि आज ही के दिन कांग्रेस का ये कार्यक्रम था, ये कहीं ना कहीं प्रस्तावित था हल्द्वानी में, और लेकिन आखिरकार जिस तरह से एन वक्त पर ये कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है और उसकी वजह से और फिर एक भाजपा अपना खुद कार्यक्रम वहां पर करवा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत संदेश है भाजपा के द्वारा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस प्रकार का जो तानाशाही जो रवैया भाजपा कहीं ना कहीं अपना रही है, चूंकि 2022 चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने के लिए हर प्रकार की नीतियां अपना रही हैं। तो यही एक बड़ी वजह रही कि जिसके चलते कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनके सम्मान में ही ये रैली निकालनी थी। और यशपाल आर्य वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय पहले थे, एज अ परिवहन मंत्री थे वो, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया है। क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है इस चीज को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यशपाल आर्य हों या फिर कांग्रेस के जो तमाम नेता बड़े नेता हों, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये बिल्कुल भाजपा द्वारा करवाया गया है। हालांकि यशपाल आर्य देहरादून में मौजूद नहीं रहे थे, वो हल्द्वानी में ही थे, चूंकि कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि सीधे तौर पर हमारा ये जो 10 तारीख का ये कार्यक्रम था ये पहले से प्रस्तावित था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए वहां पर अपना कार्यक्रम शुरू किया है, और जो अनुमति जो उनकी जो शंखनाद वहां पर रैली थी उसको अनुमति नहीं मिल पाई थी, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोध स्वरूप ये पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही है। और आगामी जिस तरह से लगातार अभी भी कांग्रेस की जो रैलियां हैं ये कहीं ना कहीं होनी है, तो इसकी जो तिथियां हैं या फिर जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है उनको लेकर कांग्रेस पूरी तरह अस्वस्थ है। लेकिन ये भी सीधे तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा कि आने वाले समय में भाजपा लगातार इसी प्रकार का गतिरोध जरूर कर सकती है, लिहाजा एक चेताने के लिए या फिर एक विरोध जताने के लिए ये उपवास कांग्रेस भवन पर रखा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में कोई ठोस सबूत न मिलने पर निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। साथ ही इस हत्याकांड में अन्य आरोपियों की अपील में हुए निर्णय को सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि आज नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव और अन्य को देहरादून की सीबीआई कोर्ट के आजीवन सजा के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डीपी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत न पाते हुए इस हत्याकांड में उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। तो वहीं डीपी यादव अभी अंतरिम जमानत पर भी हैं। साथ ही कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। इससे पहले खंडपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चेकअप के लिए शॉर्ट टर्म बेल की अवधि 2 महीने और बढ़ा दी थी। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल 2021 को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 20 जून को खत्म हो गई। उसके बाद डीपी यादव की तरफ से शॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। तो बता दें कि कोर्ट की तरफ से अब डीपी यादव को बरी किया गया है। चल रहा था काफ़ी टाइम से सीबीआई कोर्ट में, पहले कन्विक्शन हुआ, उसके बाद माननीय न्यायालय के यहाँ अपील पेंडिंग थी। माननीय न्यायालय ने सभी चीज़ों को गौर करते हुए, क्योंकि डीपी यादव के अगेंस्ट कोई एविडेंस था नहीं, सीबीआई पूरे उसमें फेल हुई है एविडेंस कलेक्ट करने में, ये सब कुछ देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनको पूरी तरह एक्विटल किया है इस केस में और बेल बॉन्ड्स उनके डिस्चार्ज किए हैं माननीय न्यायालय। तो आपको बता दें कि यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को बरी कर दिया गया है। सुदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, बरी तो कर दिया गया है डीपी यादव को, लेकिन कोई प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं? देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव, जिसको धर्मपाल यादव भी कहते हैं, उनको महेंद्र भाटी हत्याकांड में बरी कर दिया है। महेंद्र भाटी का जो हत्याकांड की घटना थी 13/1992 को गाजियाबाद से आगे दादरी में हुई थी, जिसमें विधायक महेंद्र भाटी की हत्या हुई थी। इससे पहले सांसद डीपी यादव समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाई कोर्ट ने आज जो सीबीआई का 2015 का फैसला था उसको पलट दिया है और यादव को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने 6 साल पहले यादव के हत्याकांड में विधायक रहे
महेंद्र भाटी केस के इस मामले में जो निर्णय सुनाया है उसको लेकर सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि एविडेंसेस की कमी व दूसरे कारण जो बने इस वजह से डीपी यादव, धर्मपाल यादव को एक ये आज बड़ी रिलीफ नैनीताल हाई कोर्ट से मिली। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर, जहां यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री से इसके लिए चर्चा हो चुकी है। इस महीने के लास्ट तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक तय हो जाएगी तिथि। उन्होंने कहा कि मुकम्मल व्यवस्थाओं के साथ सत्र अच्छा होगा। बता दें कि यह सत्र सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र है और कोशिश होगी इसमें कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को लेकर चर्चा हो और जो जरूरत की चीजें हैं सबसे पहले उन पर काम किया जाए, सबसे पहले उसी पर फोकस होगा सरकार का। तो सरकार के कार्यकाल का क्योंकि ये अंतिम सत्र होगा इसलिए और भी ज्यादा खास इस सत्र को कहा जा रहा है और बहुत जल्द इसकी जो तिथि है उसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो विधानसभा सत्र की तिथि की घोषणा बहुत जल्द होगी। सत्र को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश है, ये प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है। सत्र जिसे अब कह सकते हैं इस कार्यकाल का अंतिम सत्र होगा और ये मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने के एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो संभवतया होगा और उसे हम गैरसैंण में यानी भराड़सैंण में करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री से फिर मेरी चर्चा हुई है तो मुझे लगता है कि इसकी तिथि बहुत जल्दी हम लोग आपस में मिलकर घोषणा कर देंगे। और हालांकि ये बात फिर आप एक सवाल करेंगे कैसे होगा, ठंड होगी, तो हमने पहले भी ठंड में कार्यक्रम किए हैं, सत्र चलाए हैं, इस बार भी सत्र अच्छा होगा और व्यवस्थाएं सारी मुकम्मल करेंगे, ये मैं आपको भरोसा है। देहरादून के हर्रावाला स्टेशन पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें किसी बात से परेशान युवक ट्रेन के ऊपर चढ़कर बिजली की तार पकड़कर सुसाइड कर रहा था कि तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तार को पकड़ने की वजह से युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे इस युवक को नीचे उतारा गया है। बड़ी मुश्किल से इस युवक को नीचे उतारा गया। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला इस युवक का। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।